केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उनका खुद जवाब दिया है। उनसे भी पूछा था किसी ने, किसी बड़ी सभा में, तो उन्होंने कहा है कि जब मैं शिक्षा मंत्री हुआ, बोर्ड तो उनके पहले बन गया था, तो बोले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो धर्मेंद्र, हमने एक बोर्ड बनाया है, शिक्षा में संस्कार और भारतीय संस्कृति का समावेशन हो, पूरा विज्ञान गणित आधुनिक सामर्थ्य हो, लेकिन उसमें संस्कार भारतीय ज्ञान भी हो। इसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया और इसको हमने पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव को चलाने के लिए अधिकृत किया है। और वो इसलिए अधिकृत किया है, रीजन भी बताया उन्होंने कि इसलिए अधिकृत किया है, प्रधानमंत्री जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बोले कि इसलिए अधिकृत किया है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी सरकारी मशीनरी से किसी बड़े मिशन को, विजन को स्थापित करने में बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, शिथिलताएं होती हैं, विलंब होता है। लेकिन चूंकि पतंजलि योगपीठ को ज्ञान परंपरा के संदर्भ में एक व्यापक अनुभव है और एक उनका सामर्थ्य है, इसलिए प्रयोग के तौर पर हमने उनको अधिकृत किया है कि ताकि ये बोर्ड आगे खड़ा हो। और इसके बाद आगे की बात उनकी उन्होंने नहीं बताया कि बातें तो और उनकी हुई होंगी, इतनी बात उन्होंने कही। तो उसका आशय ये है कि भारत सरकार, अब अकेले सिर्फ भारत सरकार का ही विजन नहीं था, ये विजन चल रहा है, आप शिक्षाविद आप लोग हैं, 1835 के बाद जब भी मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया तो आपको मालूम उसका दो उद्देश्य प्रमुख था। एक तो सस्ते कर्मचारी मिल जाए भारत के, जो उनके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने लायक, उनके लिए लॉयल एम्प्लॉय हो, क्योंकि वहां से इंग्लैंड से बुलाने में बहुत ही महंगा पड़ रहा था, एडवर्स क्लाइमेट भी था यहाँ का। दूसरा उन्होंने जो सबसे गूढ़ था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कि भारत की आबादी को भले ही शक्ल सूरत में भारतीय रहें, लेकिन इनको विचारों से अंग्रेजियत का गुलाम बनाना, जिससे कि हमेशा स्वामी भक्त बने रहे हमारे। अगर हम पॉलिटिकल कभी मजबूरी हो भी जाए इनको छोड़ के जाने की, तो भी ये वैचारिक रूप से हमारे दर्शन को, हमारी पद्धति को, हमेशा श्रेष्ठता का बोध उनके मन में रहे और अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना रहे, और उनको ऐसा लगे कि ये भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है कि आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के साथ कदम ताल कर सकती है, बल्कि ये पिछड़ी संस्कृति है, सपेरों का देश है, ये जादू टोनों का देश है, अंधविश्वासियों का देश है। और इनकी पूरी ज्ञान परंपरा लंदन की लाइब्रेरी के एक सेल्फ में भी रखा जाए तो भी सेल्फ में जगह बची रहेगी, अर्थात बहुत ही न्यून है। यह टिप्पणी भी किया था मैकाले ने पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो उनकी नीयत थी कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था से भारत गायब हो जाए, पूरी तरह से गायब हो जाए। अगर कोई बात करता है उपनिषदों की, वेदों की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, तो उसे माना जाए कि ये बेकार की रिलीजियस बात कर रहा है, और ये रिलीजन से, इस तरह की बातों से, या जो सामाजिक विकृतियां दिख रही थी, विकृतियां आ गई थी। किसी भी समाज में एक कितना भी बड़ा दर्शन हो, आइडियोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब कई हजार साल, सैकड़ों साल अगर उसका एक फंक्शनल पार्ट होता है, तो उसमें क्रियात्मक पक्ष में कुछ सामाजिक विकृतियां आ जाती हैं। तो उन्होंने साजिश ये की कि इन सामाजिक विकृतियों को हम इस रूप में प्रचारित कर दें भारत में शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कि ये इनकी पूरी की पूरी दर्शन की आत्मा है, ये विकृति, ये इनके दर्शन की मूल संस्कृति है, ये मूल सिद्धांत है, ये विकृति नहीं है, बल्कि यही इनकी संस्कृति है, इनके दर्शन की, जिससे कि उससे घृणा होना शुरू हो जाए। ये तो बहुत ही पिछड़ी संस्कृति है। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके उपनिषदों की चर्चा नहीं की, जानबूझ करके बुद्धिज्म की चर्चा नहीं की,
जानबूझ करके जैनिज्म की चर्चा नहीं की, जानबूझ करके उन्होंने किसी भी दर्शन की बात वेदांत की नहीं की, क्योंकि अगर वो ये बात बता देते युवाओं को कि वास्तव में भारत की संस्कृति जो है वह एकात्मक होने की संस्कृति है, अभेद की संस्कृति है, और भेदभाव यह फंक्शनल डिस्टॉर्शंस है, क्रियात्मक विकृतियां हैं, तो शायद युवा भारत में जो कमियां हैं सामाजिक व्यवस्था में, हर देश समाज में आती रहती हैं, क्रियात्मक पक्ष में समय समय पर सुधारक आते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1835 के बाद भी महर्षि दयानंद, उन्होंने ये कहा कि भाई ये समाधान तुम पाश्चात्य दर्शन में क्यों तलाश रहे हो, ये जो हमारे आपके बीच में ये सामाजिक भेदभाव की दृष्टि है, ये कोई बाहर के दर्शन नहीं इसको हल करेंगे, ये तो हमारे ही उपनिषदों में, हमारी बुद्धिज्म में, हमारी पूरी संस्कृति में है, वेदों में है, आप पीछे देखो जाकर के, वहां कोई इस तरह की बात ही नहीं है भेदभाव की। ये जो लोग भेदभाव कर रहे हैं वो मूल रूप से उस दृष्टि से दूर हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को आधार बना के इस बात को कहा, महर्षि अरविंदो ने सुपर कॉन्सियसनेस के आधार पर उपनिषदों और वेदांत को आधार बना के इस बात को कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यहां तक कि अगर आप धर्मपाल जी की पुस्तक पढ़ें ब्यूटीफुल ट्री, तो महात्मा गांधी ने भी यही बात बार बार दोहराई। एक जिक्र है, शैलेंद्र जी आपने पढ़ा होगा कि बुनियादी शिक्षा की बात करते हुए गांधी से किसी ने पूछा, 1948 में उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले का एक संस्मरण है, कि उन्होंने पूछा कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या होगी जाते समय, जब भी आप जाएंगे इस दुनिया से। तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा होगी कि भारत में जैसा भारत मैं देखना चाहता हूं वो भारत बुनियादी शिक्षा और भारत की स्वदेशी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। ये जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है इससे कायाकल्प नहीं होना है कोई, जैसा मैं देश चाहता था वो देश इस शिक्षा व्यवस्था से नहीं हो पाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो जीवन भर पाश्चात्य दर्शन की प्रशंसा करते रहे, उन्होंने भी मृत्यु से पहले 1940 में, उनका भी संस्मरण है, उनके खुद का लिखा हुआ आर्टिकल है मृत्यु के 3 दिन पहले का, कि मेरा भ्रम टूट रहा है धीरे धीरे, कि जिस दर्शन की बात हम कहते थे कि भारत में सामाजिक सुधार परिवर्तन लाएगा, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इसमें भारत की ज्ञान परंपरा को लाना आवश्यक है। महर्षि अरविंदो कहते थे ये कौन सी शिक्षा है भारत में जिसमें भारत ही नहीं है, जिसमें भारत की दार्शनिक परंपराओं का बोध नहीं है, जिसमें भारत की प्राकृतिक संपदाओं का बोध नहीं है, जिसमें भारत की सांस्कृतिक प्रवाह का उल्लेख नहीं है, जिसमें भारत के तीर्थों का बोध नहीं है, भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिकी, सामाजिक, राजनीतिक संरचना और उसके सिद्धांत का ही बोध नहीं है। ये नकल करने वाली दर्शन और शिक्षा से, आयातित से भारत को गढ़ने की ये कौन सी शिक्षा है? ये महर्षि अरविंदो ने भी यही बात कही। तो इस तरह अगर उदाहरण देखेंगे तो पता नहीं कितने लोग इस दर्शन में आपको मिलेंगे जो हमारे मनीषियों ने बार बार इस बात को कहा कि शिक्षा भारत में भारत बोध के साथ होनी चाहिए। कोठारी कमीशन, आप सबने नाम सुना होगा, स्वतंत्रता के बाद जो पहला कोठारी कमीशन हुआ, प्रोफेसर कोठारी साहब ने भी अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं एक अवसर मिला था मुझे जिसमें कि हम भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, लेकिन मैं भी चूक मुझसे हुई कि मैं इस शिक्षा व्यवस्था में भारतीय ज्ञान परंपरा का पूर्ण समावेशन करा पाने की योजना देने में सफल नहीं हो पाया। उनको भी एक कशिश थी अंत में। और ये किसी भी, इसके बाद का भी देख लीजिए आप, 1984 का देख लीजिए, 99 का देख लीजिए, 2005 का देख लीजिए, भारत की संस्कृति की जड़ों से जुड़ने की बात हर व्यक्ति ने कही। 21वीं सदी में भी जितने भी संत हैं, चाहे चिन्मय मिशन ट्रस्ट हो, रामकृष्ण मिशन हो, स्वामी विवेकानंद केंद्र हो, जैन ट्रस्ट हो एजुकेशनल, या अमृतामयी अम्मा का केरला का ऑर्गेनाइजेशन हो,
जितने भी लोग हैं, पतंजलि योग पीठ हो, ईशा फाउंडेशन हो, सबने एक स्वर से अलग अलग प्रयोग करते हुए भी ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिसमें कि आधुनिक विज्ञान गणित के साथ साथ आज की 21वीं सदी के लिए जितना सामर्थ्य होना चाहिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में, उसके साथ साथ संस्कार के स्तर पर कार्य होना चाहिए। और संस्कार कैसे बनेगा? दृष्टि से। और दृष्टि कैसे पैदा होगी? दर्शन से, फिलॉसफी से। और किस फिलॉसफी में ये दर्शन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, भारत के लिए उपयोगी होगा, वो दर्शन उन्होंने कहा वो है हमारी सनातन की दृष्टि। ये सारे मनीषियों का था। सनातन का मतलब किसी एक रिलीजन से संबंध नहीं है उसका। इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर, जो भारत की जो एक मूल आत्मा थी हजारों साल की, कि प्रकृति के शाश्वत नियमों के साथ जीवन का अनुकूलन करना। आज उसी दृष्टि को अगर आप सर्च करें तो यूरोप में भी हम जिस सभ्यता का पीछा कर रहे हैं, जिस दृष्टि को हम महान दृष्टि मान रहे हैं, उसमें आज जैसे जैसे प्रगति कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म, कांजी कैपिटलिज्म, डिजिटल कॉलोनलिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, युद्ध, हिंसा, टेररिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्रूरता के स्तर तक इस तरह की फैल गई है। और सबसे बड़ा युवाओं में डिप्रेशन, एंजाइटी, कि अमेरिका जो हमारा आदर्श हो सकता है, जिस व्यवस्था पर हम चल रहे हैं, वहां के बच्चे स्कूल में इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके 100-100, 200-200 लोगों की हत्याएं कर देते हैं। तो क्या हम ऐसा विद्यालय बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर जाना चाहते हैं? स्वाभाविक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को आगे बढ़ना ही होगा। इस पर किसी बोर्ड को कोई समझौता अगर करता है तो राष्ट्र के साथ अन्याय करता है, कोई बोर्ड हो, वो तो न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए या इसमें आगे बढ़ने के लिए जो नेतृत्व का सामर्थ्य होना चाहिए, वो कहां से पैदा होगा? अगर शिक्षा 1835 के बाद से निरंतर हमको नौकरी परकता की ओर प्रेरित कर रही है, मात्र नौकर बनना, पैकेज बनना, या आंख मूंद करके वेल्थ क्रिएशन करना और आर्थिक विषमता को बढ़ावा देने में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रयोग ना करना, ये जो पूरा विश्व करा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों में तूफान आ रहे हैं, कार्बन क्रेडिट को लेकर के तमाम गोष्ठियां चल रही हैं, यूएन से लेकर के तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, तो वहां पर एक यूरोप में एक नई फिलॉसफी बहुत तेजी से उभरी है विगत 2 दशकों में। उसका नाम है इकोसोफी, इको सेंट्रिक फिलॉसफी, पर्यावरण केंद्रित दर्शन। और उसका एक बहुत बड़ा ध्वजवाहक है आर्ने नयसे, नॉर्वे का फिलॉसफर। वो कहता है कि ये छिटपुट जो पैबंद लगा रहे हो तुम लोग, डेवलपमेंट जिस दिशा में चल रहे हो, जो तुमने यूरोसेंट्रिक जो दृष्टि बना दी पूरी दुनिया की, कि पृथ्वी प्रकृति मनुष्य की दासी है, मनुष्य की विलासिता के लिए, उसके समृद्धि के लिए प्रकृति का दोहन किसी भी स्तर तक करो, जैसा फ्रांसिस बेकन की फिलॉसफी थी 18वीं शताब्दी में। जिस दर्शन पर, जिस दृष्टि पर आप पूरी दुनिया को चला रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, वो पूरा पृथ्वी का ही विनाश कर देगा। मनुष्य का ही नहीं, मनुष्य पूरी पृथ्वी को ही लेके जाएगा। सारे बाकी जीव जंतु वृक्ष सब समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कौन सा विकल्प है? तो आर्ने ने इसे कहता है कि भारत की वैदिक उपनिषदों की संस्कृति की ओर देखो, उनके ऋत की ओर देखो, कि प्रकृति के साथ साहचर्य की संस्कृति को देखो। और विल डुरांट जैसा अमेरिकन फिलॉसफर, जिसने 35 वॉल्यूम की किताब लिखी है,
पूरे वर्ल्ड के सिविलाइजेशन पर। उसने कई बार कोट किया है कि भारत पूरी दुनिया की संस्कृतियों की जननी है। भारत की भाषा संस्कृत पूरी दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। क्रिश्चियनिटी की करुणा, बुद्ध की करुणा और उपनिषदों के मुदिता भाव से आई। अहिंसा का जनक उपनिषदों से लेके बुद्धिज्म और जैनिज्म है। वो कहता है कि जो भी लोकतंत्र की अवधारणा आई वो महाजनपदों से आई, तिरुमरूर से आई, चोलास के, और वेदों की सभा समितियों और राष्ट्र से, वहां से ट्रांसेंड होती है, ट्रांजिट होती है पूरी दुनिया में। मैथमेटिक्स भारत से अरब के माध्यम से आके यूरोप में आती है। लेकिन वो कहता है ठीक है, कॉम्पिटेंसी तुम आज रखो, एआई की रखो, जो भी रखो, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करोगे? प्रयोग करने की दृष्टि तो एक समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर आप ये कोई कुछ 1% लोगों को 99% संसाधनों पर कब्जा करा दे रही दृष्टि, तो ये कहां से विश्व और कहां से चलने वाला है? मानव समाज, मानवतावाद कहां का है तुम्हारा? उसके लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति की पैरवी की कि भारत की संस्कृति की ओर देखो, और वो संस्कृति का क्या स्वरूप है, क्या ज्ञान है, संपदा है, वो हमारी पुस्तकों से गायब है, वो हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था से गायब है। ऐसे नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता था, क्योंकि हम भी फिजिक्स के विद्यार्थी रहे और साइंस पढ़ा, सेवा में आ गए। लेकिन विगत 20 वर्षों से नौकरी में रहते हुए भी मुझे एक इच्छा हुई कि देखें कि भारत में बार बार जो आर्टिकल्स आते हैं कि भारत की ओर देखो, भारत की ओर देखो, तो भारत की ओर क्या देखना है? किस भारत की ओर देखने की बात कर रहे हैं? कि जो ये भारत है जो पंथों जातियों में बट करके लड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या किस दृष्टि की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए जब हमने 6 दर्शन पढ़े ठीक से, पहले तो छिटपुट पढ़ते थे, 12 उपनिषद पढ़े मुख्य, बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा, सिखिज्म पढ़ा, वेदांत दर्शन को ठीक से पढ़ा, संगम लिटरेचर का कुछ साहित्य पढ़ा, और उनके 4100 फिलोसोफर्स को पढ़ा, वेस्टर्न के, थेल्स से लेकर के, नेचुरल फिलोसोफर से लेकर के, और सार्थ और मार्क्स तक को पढ़ा, कन्फ्यूशियस को पढ़ा, सिंतोइज्म देखा। तब मुझे लगा कि ये इसलिए कह रहे हैं भारत की दृष्टि को, जो दृष्टि भारत के लोग को भी नहीं मालूम है कि हमारी दृष्टि ये थी हजारों साल तक। छिटपुट छिटपुट व्यवहार में, आचरण में, त्योहार में, रिचुअल्स में तो जानते हैं उसको, लेकिन उसके पीछे का जो दर्शन है, दृष्टि है, वो नहीं जानते। क्योंकि सदियों से परंपरा में है तो कुछ कुछ परंपराओं को पालन कर रहे हैं, लेकिन वो भी आधे अधूरे मन से। बहुत सारे युवा बहुत ही आधे अधूरे मन से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि माता पिता कह रहे हैं तो ठीक है कर लो, लेकिन उनकी वो एक रैशनल जो थॉट प्रोसेस है उससे इंटीग्रेट नहीं होती। लेकिन यकीन मानिए, अगर हम इन दर्शनों के निचोड़ को समझ लें तो भारत का युवा, चाहे आईआईटीएन हो, चाहे आईआईएम का हो, उससे भी मैं जब गोष्ठियों में जाता हूं कभी कभी, चूंकि मैं भी साइंस का हूं, वो लोग साइंस के होते हैं, उनसे जब चर्चा होती है, जब वो दर्शन को मैं ठीक से प्रस्तुत करता हूं उनके सामने, महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन की बात करता हूं, जब मैं अक्षपाद गौतम के न्याय दर्शन की बात करता हूं, जब मैं सांख्य दर्शन की बात करता हूं, पतंजलि योग दर्शन को ठीक रूप से स्थापित करके बात करता हूं, बुद्धिज्म जैनिज्म के विषय में बात करता हूं, तब उन्हें लगता है कि क्या ये दृष्टि रही है भारत की? क्या हमने कहा यही दृष्टि है जिसके बारे में पूरी दुनिया अल्टरनेटिव फिलॉसफी और विजन के रूप में देख रही है। तो हम भारत के लोग विश्वगुरु कैसे बन सकते हैं? जिस तरह चल रहे हैं उस तरह नहीं बन सकते। किसी को बुरा लग सकता है। अगर हम ही अपनी इस दृष्टि से नहीं जुड़े हैं, उसकी नाभि से नहीं जुड़े हैं, हम ही उसकी विकृति से जुड़े हुए हैं, हम दूसरों को मार्ग दिखाने का साहस कैसे करें? और वो कहां से दूर होगा? परिष्करण कहां से होगा? वो होगा शिक्षा व्यवस्था से। और शिक्षा व्यवस्था में भी कहां से होगा? हायर एजुकेशन से नहीं होगा, वो स्कूल एजुकेशन से ही। स्कूल एजुकेशन से क्यों होगा? अगर आप हमारे शास्त्रों को देख लीजिए तो जो कल्प सूत्र है, गुह्य सूत्र,
उसमें जो संस्कारों की बात होती है, 16 संस्कारों में से 11 संस्कार 12 साल की उम्र के पहले ही हो जाते हैं। बाकी सिर्फ 5 संस्कार बचते हैं, 5 पूरे जीवन काल के लिए। इसका मतलब उन्हें मालूम था कि ये जो कालखंड है 11, 12, 14 साल तक, ये सबसे महत्वपूर्ण है निर्माण के लिए, जीवन निर्माण के लिए, दृश्य निर्माण के लिए। और अभी एक रिसर्च आई है अमेरिका के विगत 15 सालों में, जो सबसे बड़ा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर माने जाते हैं, उन्होंने बायोफिजिसिस्ट की एक नई पौध है वैज्ञानिकों की, बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों के ज्वाइंट। उन्होंने रिसर्च में कहा कि हम मूलतः मनुष्य जो है या कोई भी पदार्थ एक ऊर्जा है, एनर्जी फील्ड है, अल्फा थीटा बीटा गामा। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी फील्ड होते हैं हम 14-15 साल तक, 16 साल तक, और इसमें जो हम सूचनाएं रिसीव करते हैं और प्रोसेस करते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। आपको एक आंकड़ा बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। अच्छा, आप स्वयं एक अनुमान लगाइए कि एक बच्चे को जन्म से लेकर के और 16 साल के बीच में आप उसकी कितनी क्षमता मानते हैं कि एक सेकंड में कितनी सूचना रिसीव करेगा और कितनी उसको प्रोसेस भी करेगा अपना नॉलेज प्रोडक्ट बनाने में? कोई गेस करेंगे? पीछे से कोई बताए? सभी, अरे कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूं, भाईचारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। गुप्ता जी आप बताओ, सुशील गुप्ता जी, कि आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की क्या क्षमता होगी, कितनी सूचनाएं एक सेकंड में रिसीव और प्रोसेस भी, नॉट ओनली रिसीविंग, सेल का जो साइटोप्लाज्म का जो रिसेप्टर है वो कितनी सूचनाओं को एक सेकंड में रिसीव करके उसको प्रोसेस भी करके और आपको उसको अपने नॉलेज प्रोडक्ट बना सकता है, अपने सबकॉन्शियस का इंटीग्रल हिस्सा कब बना, कितने को बना सकता है? 500? आपने क्या एक संख्या बोलिए? 15,000। ओके, और कोई, एनीबडी मे गेस अबाउट इट? मातृशक्ति कोई बताओ, क्योंकि माताओं को बच्चों के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, पुरुष कम जानते हैं छोटे बच्चों के बारे में। दावा भले करें, जानते कम है। मां उसका असली गुरु प्रथम तो वही है। अच्छा, मैं बता देता हूं, वक्त जल्दी जाया ना हो, आप चौंक जाएंगे। 20 लाख इंफॉर्मेशन पर सेकंड, 20 lakhs इंफॉर्मेशन पर सेकंड, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू नॉलेज प्रोडक्ट। अब आप कहोगे बोल तो नहीं पाता हो। उन्होंने पूरा एनर्जी फील्ड में बहुत ही हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से परीक्षण करके पाया, वो उसके एल्गोरिदम का हिस्सा बनता चला जा रहा है। भाषा नहीं जानता कि कैसे व्यक्त करें, लेकिन उसके एल्गोरिदम का हिस्सा हो रहा है। और जब वो 14-16 के ऊपर हो जाता है तो कितनी सूचना होती है, रिसीव करता है? सोचो कितनी गति धीमी हो जाती है, मात्र 40, ओनली 40। तो एक और जो 14-16 साल तक की जो हमारी प्रोसेसिंग मशीन है हमारे ब्रेन की, न्यूरॉन्स की, जो मिलियंस बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, वो एक सेकंड में 20 लाख करते हैं बचपन में। और हम लोग जो अपने को विद्वान बने अहंकार में घूमते रहते हैं सर पर बोझ लिए हुए विद्वता का, वो मैक्सिमम एक सेकंड में 40 सूचना रिसीव कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं। दैट इज मैक्सिमम। इसका मतलब है कि स्कूल एजुकेशन ही तय करता है कि उस देश का नागरिक कैसा होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस 90%, मोर देन 90% आपकी जिंदगी की एक्टिविटी को स्पॉन्टेनिटी में ड्राइव करता है। आपकी जो जीवन की गाड़ी है ना, उसका ड्राइवर जो है वो सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड तो प्रायश्चित करता है। गुस्सा हो गए घर में, नाराजगी हो गई, डंडे भी चल गए, गोली भी चल गई, कॉन्शियस माइंड नहीं कहता कभी कि सब करो, क्योंकि उसे मालूम है जेल जाना होगा, जीवन कारावास होगा, घर में तलाक हो जाएगा, बच्चे से झगड़ा हो जाएगा, अलगौझा हो जाएगा, सब उसे मालूम है कॉन्शियस माइंड को।
लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड जो है, वो जैसा आपका एल्गोरिदम बना हुआ है, वो गुस्से का बना है, तो गुस्सा करोगे आप। अगर सबकॉन्शियस में डिप्रेशन आ गया है, तो चाहे कितना भी दिन भर भजन गाओ 18 साल की उम्र के बाद, बहुत मुश्किल है उसको डीन्यूक्लिएट करना। डीन्यूक्लिएट करने के लिए फिर महाअवतार बाबा की तरह कोई गुफा में जाकर के बहुत बड़ी साधना करे, और कोई बुद्ध की तरह बोध प्राप्त हो जाए, तो वो तो बहुत लिमिटेड लोगों को होगा। सामान्य लोगों के लिए तो हमें एल्गोरिदम को ही ठीक करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में इथोस को, मूल्यबोध को, वैल्यूज डिस्पोजिशन को प्रवेश कराना होगा।